आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी की बैलेंस शीट एक किताब की तरह होती है, लेकिन असली कहानी तो उन पन्नों के बीच में छिपी होती है जो लिखे ही नहीं जाते। तो चलिए, आज हम सीखेंगे कि उन छिपी हुई कहानियों को कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल। जब हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं तो क्या देखता है? सिर्फ नंबर्स, राइट? लेकिन एक एक्सपर्ट, एक इन्वेस्टिगेटर सिर्फ नंबर्स नहीं देखता। वो उन नंबर्स के पीछे की कहानी, उनके पीछे छिपे सवालों को देखता है। उसको पता होता है कि असली सच्चाई कहाँ मिलेगी। तो ये है आज का हमारा लेसन प्लान। हम बैलेंस शीट से शुरू करके इन्वेस्टिगेशन के दो रास्ते समझेंगे, ड्यू डिलिजेंस को एक्शन में देखेंगे और फिर फ्रॉड और डिसेप्शन की दुनिया में डाइव करेंगे। और आखिर में कुछ खास बातें जो हमेशा याद रखनी है। ओके, तो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर के काम को हम मोटा-मोटी दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है जो कानून के दायरे में आता है और दूसरा वो जो बिजनेस अपनी ज़रूरत के हिसाब से करवाते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए कितना क्लियर डिफरेंस है। एक तरफ है स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन, यानी ये वो जांच है जिसका ऑर्डर सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कंपनीज एक्ट के तहत। ये कानूनी तौर पर जरूरी है। और दूसरी तरफ है नॉन स्टैट्यूटरी। ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन होती है। मान लीजिए कोई बिजनेस खरीद रहा है या कोई बैंक लोन दे रहा है, तो वो अपनी तसल्ली के लिए ये जांच करवाता है। एक मजबूरी है और दूसरी समझदारी। अब ये जो नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशंस है ना, यही असल में फील्ड वर्क है। सोच के देखिए, कोई किसी फर्म में नया पार्टनर बनने जा रहा है, या बैंक किसी को बड़ा लोन देने की सोच रहा है, या फिर कोई किसी कंपनी के शेयर्स की सही वैल्यू जानना चाहता है। ऐसी हर सिचुएशन में ये जांच एकदम क्रिटिकल हो जाती है। आज हम इनमें से ही कुछ इंटरेस्टिंग केसेस को डिटेल में समझेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने थ्योरी की बात की, अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में ये सब कैसे काम करता है। अब वक्त है कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियोस का। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक नया पार्टनर एक फर्म ज्वाइन कर रहा है। वो अपना पैसा लगा रहा है, अपनी पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है। एक इन्वेस्टिगेटर को क्या-क्या चीजें चेक करनी चाहिए ताकि उस इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे। तो ये पूरा प्रोसेस एक तरह से उस फर्म का कंप्लीट हेल्थ चेकअप है। सबसे पहले हम फर्म की हिस्ट्री और ग्रोथ देखते हैं कि शुरू कहां से हुई और आज कहां है। फिर पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स को आराम से जांचते हैं। उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज, यानी कंपनी के पास क्या है और उस पर क्या उधार है। फिर आते हैं जरूरी कॉन्ट्रैक्ट्स और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, आखिर नए पार्टनर की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये सब जानना लाजमी है। अच्छा, अब सिचुएशन थोड़ी अलग है। अब पार्टनर नहीं बल्कि एक बैंक है जो एक बड़ा लोन देने की सोच रहा है। यहां पर बैंक की सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? उनकी प्रायोरिटी पार्टनर बनाने में नहीं, बल्कि इस बात में है कि उनका पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा या नहीं। तो बैंक के केस में सब कुछ रिस्क कम करने के बारे में है। पहला पॉइंट, लोन का मकसद क्या है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। दूसरा, क्या कंपनी के पास इतना कैश फ्लो है कि वो टाइम पर किस्तें चुका पाए। तीसरा, कंपनी के डायरेक्टर्स कैसे हैं, उनकी रेपुटेशन कैसी है। चौथा, पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी, यानी अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाई तो बैंक अपना पैसा वसूलने के लिए क्या बेच सकता है। ओके, अब आते हैं इस मास्टर क्लास के सबसे क्रिटिकल, सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर। वो चीज जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में सबसे बड़ा डर पैदा करती है, फ्रॉड, यानी जानबूझकर किया गया धोखा। देखिए, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन में एक शब्द बहुत जरूरी है, इंटेंशनल एक्ट, यानी जानबूझकर किया गया काम। फ्रॉड कोई गलती नहीं होती, ये एक सोची समझी साजिश है जिसका मकसद होता है किसी को धोखा देकर अपना फायदा करना। तो फ्रॉड के आप समझ लीजिए 3 बड़े बड़े पिलर्स हैं। पहला, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में गड़बड़ी करना, जैसे रिकॉर्ड्स में झूठ लिखना या गलत एंट्रीज करना। दूसरा, सीधे सीधे कंपनी की एसेट्स चुरा लेना, जैसे कैश या सामान गायब कर देना। और तीसरा है करप्शन, जैसे रिश्वत लेना देना या मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन सवाल ये है कि लोग फ्रॉड करते क्यों हैं? इसको समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे हम फ्रॉड डायमंड कहते हैं। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं जो हमें फ्रॉड की जड़ तक ले जाते हैं। सबसे पहले आता है इंसेंटिव या प्रेशर, मतलब फ्रॉड करने के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई जरूरत होती है। हो सकता है पर्सनल कर्जे हों या फिर सेल्स टारगेट पूरा करने का जबरदस्त प्रेशर हो। लेकिन सिर्फ वजह होने से कुछ नहीं होता,
उसके बाद चाहिए अपॉर्चुनिटी या मौका। सिस्टम में कोई कमजोरी, कोई लूप होल जिसका फायदा उठाया जा सके, जैसे कि कंपनी में चेक्स एंड बैलेंसेस ठीक ना हो। तीसरा एलिमेंट है रैशनलाइजेशन। यहां फ्रॉड करने वाला अपने आप को आईना दिखाता है और झूठ बोलता है। वो सोचता है मैं इसका हकदार हूं या इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। वो अपने गलत काम को सही ठहराता है। और आखिर में आती है कैपेबिलिटी, मतलब उस इंसान के पास वो स्किल, वो पोजीशन और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो इस फ्रॉड को अंजाम दे सके। जब ये चारों चीजें, इंसेंटिव्स, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन और कैपेबिलिटी एक साथ मिल जाती हैं, तभी फ्रॉड होता है। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। चलिए अब सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी क्लास के सबसे जरूरी टेकअवेज क्या हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ गलतियां पकड़ना नहीं है। असल में ये एक जरूरी टूल है। ये रिस्क मैनेज करने, सही डिसीजन लेने और सबसे बढ़कर बिजनेस की वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये एक क्लासिक फ्रॉड का एग्जाम्पल है जिसे टीमिंग और लैडिंग कहते हैं। बहुत सिंपल है। सोचिए, एक एम्प्लॉय ने कस्टमर ए से कैश लिया और उसको कंपनी में जमा करने के बजाय अपनी जेब में रख लिया। अब जब कस्टमर बी से कैश मिला तो उसने उस पैसे से कस्टमर ए का अकाउंट क्लियर कर दिया और ये साइकिल चलता रहता है। इसको पकड़ना बिना गहरी जांच के बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, लेकिन मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अब जब आप इस पूरे फ्रेमवर्क को समझ गए हैं, तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में किन रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों पर नजर रखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, असली कहानी हमेशा नंबर्स के पीछे छिपी होती है। और अगर आप फाइनेंस, टैक्स और अकाउंटिंग की दुनिया को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल टैक्स पाथ इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव सेशंस लाते रहेंगे। शुक्रिया।